गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 की, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने बीच के बनने वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके एग्जाम्पल और आंकिक प्रश्न की भी हमने बात कर ली थी। आज अपने एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और लेसन नंबर 9 होगा अपने पास, जिसमें सबसे पहले अपने लेसन के बीच में से बनने वाले जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन होंगे उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद अपने जो एग्जाम्पल्स होंगे इस लेसन के उनकी बात करेंगे, एंड आफ्टर देन लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी अपने बात करेंगे। तो आज अपने बात करेंगे लेसन नंबर 9 में बीच में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले तो ये कहूँगा कि लेसन नंबर 9 को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आपकी नोटबुक में कंप्लीट लिखा हुआ है, हमने ऑफलाइन क्लास में उसको देख लिया था, सीख लिया और पढ़ लिया था, उसके बार बार टेस्ट भी हो गए थे। तो पहले आप लेसन नंबर 9 की स्टडी कीजिए अपनी नोटबुक से। यदि आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता है लेसन नंबर 9 में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, उसमें जाइए। आप उसमें लेसन नंबर 11 में देखोगे तो आपको इसके टोटल टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाई देगा, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो लेसन नंबर 9 में आपको ये सब कुछ दिखाई देने लगेगा। वहाँ से जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है वहाँ से आप उसका स्टडी कर सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इसकी ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ाई की है और पूरा लेसन आपका कंप्लीट है। तो आज अपने बात करते हैं कि लेसन के बीच में से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकते हैं, और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से तैयार होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, उनकी अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? दर्पण से अधिकतम कितनी दूरी पे बन सकते हैं? फोकस दूरी के बराबर। कैसे? कि उत्तल दर्पण बच्चों इस प्रकार का होता है, जिसका जो आंतरिक भाग होता है ना, वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? परावर्तक पृष्ठ की भांति। तो ये इसका जैसे मुख्य अक्ष हो गया, एक प्रकाश किरण इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और ये प्रकाश किरण यहां से इस प्रकार फैल जाती है, इस दिशा में चली जाती है। इसको यदि आप पीछे की ओर बढ़ाते हो तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा महसूस होता है कि ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आ रही है। इसी प्रकार एक और प्रकाश किरण यदि अपने आती है तो एक और प्रकाश किरण का आप आपतन करवा दीजिए। सपोज दैट एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही थी, इस प्रकार आपतित हुई, तो बच्चों ये प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात इस प्रकार चली जाएगी। इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, पीछे बढ़ाने पे दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, आभास होगा। अतः यहाँ पे अपना ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ये पॉइंट इसका और ये पॉइंट इस प्रतिबिंब का, इन दोनों के बीच में ही और इस ए डैश बी डैश के रूप में आपको प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे यदि अपने बात करें तो ये जो पॉइंट है वो तो इसका ध्रुव हो गया दर्पण का, ये उसका फोकस बिंदु हो गया। तो ये कंप्लीट दूरी है वो फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिबिंब दूरी है ना, वो ओ से लेके ए डैश तक ही है, यानी कि ये फोकस दूरी से कम दूरी पे बना है। फोकस दूरी तो पूरी थी ओ से लेके एफ तक, लेकिन प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना? ओ से लेके ए डैश तक बना, तो फोकस दूरी से कम दूरी पे ही बना है। तो अधिकतम कितनी दूरी पे बन सकता था? अधिकतम बच्चों ये एफ तक ही बन सकता था। तो अपने कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो अधिकतम फोकस दूरी तक ही बन सकता है या इससे कम हो सकता है। फोकस दूरी से ज्यादा दूरी पे कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। तो ये अपना पहला पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। ये अपने जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, एबेसेदा या रिक्सतान टाइप वाले क्वेश्चन आने वाले, उसमें ऐसे क्वेश्चन फंसने की संभावना पूरी रहती है। सेकंड, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्रकाश किरण के रंग पर निर्भर नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है ये कि गोलीय दर्पण की जो भी फोकस दूरी होती है ना, वो कभी भी प्रकाश किरण के कलर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अपने यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसके आकार पे डिपेंड करती है, आकार पे डिपेंड करती है, कभी भी रंग पे डिपेंड नहीं करती। तीसरा, प्रकाशिकी तंतु सिलिका यानी कि SiO2 कांच का बना होता है। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि प्रकाशिकी तंतु किसका बना होता है। जैसे कुछ सालों पहले क्वेश्चन आया था लेसन नंबर 14 में से, उसमें क्वेश्चन ये बोला गया था कि जो अपने घरों में होते हैं LED, वो किसके बने होते हैं। इसी प्रकार से इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाशिकी तंतु किसका बना होता है। तो आप ध्यान रखोगे प्रकाशिकी तंतु सिलिका यानी कि SiO2 कांच का बना होता है। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में, बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है।
उसकी शक्ति का मान शून्य हो जाता है और लेंस समतल दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। देखो इसका मतलब क्या हो गया, तीन बातें सीखने को मिलेंगी अपने यहाँ से। जैसे मान लो अपने पास ये कोई एक लेंस है, तो ये एक पदार्थ है, एक पात्र मान लो जो द्रव से भरा हुआ है। द्रव का मतलब जल नहीं है, द्रव का मतलब तेल हो सकता है, जल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, यानी कि लिक्विड पदार्थ होना चाहिए। तो ये अपने पास एक लिक्विड पदार्थ है, द्रव है। द्रव है तो भाई इसका कोई ना कोई अपवर्तनांक होगा। मान लो इसका अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू है, ठीक है। ये ग्लास है, कांच का बना हुआ है लेंस, ये कांच का बना हुआ है, इसका अपवर्तनांक म्यू जी है। तो कांच का अपवर्तनांक यानी कि लेंस का अपवर्तनांक भी है, जल का अपवर्तनांक भी है। यदि इस लेंस को आप उठा करके जल में डाल देते हो तो क्या होगा? यदि इन दोनों का अपवर्तनांक बराबर है तो उस केस में ये जो लेंस होगा वो इस जल के अंदर समाहित हो जाएगा और ये लेंस हमें दिखाई नहीं देगा। कब? जब इन दोनों के अपवर्तनांक आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बच्चों आप लोगों ने कई बार नोट किया होगा कि जादूगर लोग क्या करते हैं, एक पदार्थ को द्रव में डाल देते हैं और वो ये कहते हैं कि लो जी ये गायब हो गया, हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसके पीछे की परिघटना यही होती है कि वो जादूगर लोग जो भी लिक्विड काम में लेते हैं, जो भी द्रव काम में लेते हैं और जो भी पदार्थ काम में लेते हैं, उन दोनों का अपवर्तनांक बराबर बराबर होता है। और हमेशा होता क्या है कि जब समान अपवर्तनांक का पदार्थ इस द्रव में डाल दिया जाता है तो ये पदार्थ जो बाहर से हमने डाला था वो अदृश्य हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि दोनों के अपवर्तनांक है वो बराबर होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि यदि पदार्थ और द्रव दोनों के अपवर्तनांक बराबर हैं तो पहली बात तो ये कि ये पदार्थ आपको दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने लेंस डाला है, इस लेंस की जो फोकस दूरी है ना, वो फोकस दूरी बच्चों अनंत हो जाती है। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? ये समतल दर्पण की होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी फोकस दूरी अनंत होगी और वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये लेंस समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अब बात कर लें इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। तो बच्चों लेंस के लिए शक्ति का मान क्या होता है? 1/f होता है। और फोकस दूरी है वो आपकी अनंत बन गई, 1 में अनंत का भाग लगाओगे मान कितना आ जाएगा? 0 डायप्टर आ जाएगा। तो इस लेंस की शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो माइंड इट, ये ध्यान में रखना, दोनों के अपवर्तनांक बराबर हैं तो ये पदार्थ हमें दिखाई नहीं देगा, ये लेंस हमें दिखाई नहीं देगा, ये लेंस अदृश्य हो जाएगा। दूसरी बात, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अनंत फोकस दूरी समतल दर्पण की होती है, अतः यह लेंस समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा और इसकी शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 0 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात है, लेंस को द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा शक्ति का मान कम हो जाता है। अभी हमने क्या देखा? लेंस को द्रव में डुबोया तो फोकस दूरी कितनी हो गई थी? अनंत हो गई थी, मतलब बढ़ रही है। तो किसी भी लेंस को यदि आप द्रव में डुबो देते हो तो उस लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। और फोकस दूरी यदि बढ़ती है ना तो P बराबर 1/f के अनुसार f का मान बढ़ता है तो P का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो दर्पण को द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेंस को डुबोने पे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन दर्पण को द्रव में डुबोगे तो उसकी फोकस दूरी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। और फोकस दूरी कम होगी तो उसकी शक्ति का मान ज्यादा हो जाएगा और फोकस दूरी ज्यादा होगी तो उसके लिए शक्ति का मान भी कम होता है। तो ध्यान रखना, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी का मान अधिक होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दो उत्तल व अवतल लेंस हैं, एक उत्तल है और एक अवतल है। दो उत्तल व अवतल लेंस को संयोजित करने पर परिणामी लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करता है जिसकी शक्ति का मान अधिक होता है। बच्चों ये हमने ऑफलाइन क्लास में सीखा था कि दो लेंस यदि आप एक साथ जोड़ते हो, एक लेंस की शक्ति का मान ज्यादा है और एक लेंस की शक्ति का मान कम है, तो दोनों को जोड़ोगे परिणामी लेंस बनेगा। परिणामी लेंस कौन सी लेंस की भांति व्यवहार करेगा? परिणामी लेंस उसी की भांति व्यवहार करेगा जिसकी शक्ति का मान ज्यादा होता है, जिसके पास पावर ज्यादा होती है ना, परिणामी लेंस उसी की भांति व्यवहार करता है। इसी बात को अपनी यदि फोकस दूरी के पदों में बात करें तो यदि आप ये देखते हो कि P बराबर 1/f है, शक्ति जिसकी ज्यादा होगी फोकस दूरी का मान कम होगा ना, तो परिणामी लेंस अपने शक्ति के पदों में न पूछ करके फोकस दूरी के पदों में पूछ ले कि भी दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी कम है, एक की फोकस दूरी ज्यादा है, तो परिणामी लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी
परिणामी लेंस उसी की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसके लिए शक्ति का मान ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा शक्ति वाला परिणामी का निर्माण करता है। तो यह ध्यान रखना कि परिणामी लेंस हमेशा उस लेंस की भांति व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है या जिसकी शक्ति का मान ज्यादा होता है। ओके, आगे चलते हैं। वर्ण विपथन दोष को दूर करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग किया जाता है। वर्ण विपथन दोष क्या होता है? ये हमने सीखा था ऑफलाइन क्लास में कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं लेंस के द्वारा वो कलरफुल दिखाई देते हैं, जिसे हम अपने वर्ण विपथन दोष कहते हैं। और उस दोष को दूर करने के लिए एक से ज्यादा लेंस आपस में संयोजित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लेंसों को आपस में जोड़ते चलोगे और जोड़ते चलोगे तो उस केस में जो भी वर्ण विपथन दोष है वो लगातार कम होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम कर दी जाती है या कम फोकस दूरी के काम में लिए जाते हैं। ये तो निश्चित है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का होता है, अभिनेत्र लेंस होता है वो अधिक फोकस दूरी का होता है, ये अपने जानते हैं। लेकिन हम ये चाहें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को अपने और बढ़ा दे तो क्या होगा? तो हमें दोनों ही लेंसों की फोकस दूरियां कम करनी होगी। हालांकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को हमें ज्यादा रखना है अभिदर्शक की बजाय, लेकिन दोनों ही अपने कम फोकस दूरी के लेंस है वो काम में लेने होंगे। नेक्स्ट, गाड़ी में पश्च दृश्य को देखने के लिए, पीछे का दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, हमेशा ध्यान रखना। गाड़ी में जो भी दर्पण काम में आता है वो कौन सा होता है जी? वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे थ्योरी को लेकर के। अब अपने बात करते हैं कि बीच के न्यूमेरिकल्स है ना वो किस प्रकार के बन सकते हैं। तो ये अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। ये लेसन के बीच में से बनने वाले न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों। तो पहले अपने बीच में से बनने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, उसके बाद अपने एग्जाम्पल को समझेंगे। चलिए भाई, अपने पास पहला क्वेश्चन, ये रहा अपने पास पहला क्वेश्चन। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसके वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो दिया हुआ क्या है? अवतल दर्पण है जी, फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे? इस लेसन में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसमें नंबर कटने की प्रबल संभावना होती है। आसान चीज हमेशा नुकसान करती है। पता है इसमें क्या नुकसान होगा? आपको ध्यान ये रखना है कि जो फोकस दूरी है या वक्रता त्रिज्या है या बिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, वो प्लस होगी या माइनस होगी। जो प्लस माइनस का फंडा है ना वो अपने सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखोगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है, तो यहां से पहले से ही रखोगे आप माइनस। एफ का मान कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर। हालांकि परिमाण तो 20 है लेकिन फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस होती है। वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। तो आर का मान कितना बनेगा? 2 गुणा माइनस का 20, तो ये बन जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये हो गया वक्रता त्रिज्या का मान। ठीक है, चलिए बच्चों ये अपना पहला आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है? प्लस और माइनस यहाँ पे अपने लिखते हैं ना कि गिवन दैट क्या है, दिया हुआ क्या है। ये अपने लिए एक प्रकार से गिवन दैट है। एफ का मान इतना होगा, आर का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि उत्तल व अवतल लेंस की शक्ति के मान 2D और 4D है, डायप्टर ये डी है वो, 2 डायप्टर और 4 डायप्टर है, इसके संयोजन से निर्मित परिणामी लेंस की शक्ति और फोकस दूरी ज्ञात करो। यह परिणामी लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपने ये लिखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन दैट क्या है। 2 लेंस है, एक तो उत्तल है, उत्तल के लिए 2D है। क्या? शक्ति का मान, शक्ति P1, इसका मान हो गया 2D। और अवतल लेंस की शक्ति का मान कितना है? ये P2 मान लो, इसका मान बच्चों 4D है। ओके, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है तो शक्ति का मान भी धनात्मक होगा। अवतल लेंस में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है तो उसकी शक्ति का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, इसका संयोजन करना है। परिणामी लेंस की शक्ति ज्ञात करो, यानी कि परिणामी P का मान ज्ञात करो। संयोजन के लिए बच्चों अपने जानते हैं कि संयोजन के पश्चात परिणामी शक्ति ये P1 प्लस P2 होती है। तो इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि 2 - 4, तो मान कितना आ गया? माइनस का 2 डायप्टर आ गया। ये अपनी परिणामी शक्ति निकल के आ गई। अब इसी में इक्वेशन जोड़ रखा है, परिणामी लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा है, जिसकी शक्ति का मान ज्यादा होता है परिणामी लेंस उसी की भांति व्यवहार करता है। तो शक्ति 4 ये ज्यादा है ना, ये किसकी है? अवतल लेंस की है। तो यहाँ पे परिणामी लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ओके, रिजल्ट से भी आप देख सकते हो जो परिणामी जो शक्ति है
फोकस दूरी नहीं, शक्ति है, वो शक्ति नेगेटिव निकल के आई है, और नेगेटिव शक्ति है वो किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। तो परिणामी लेंस है वो नेगेटिव पावर का है, ऋणात्मक शक्ति का, ऋणात्मक शक्ति अवतल लेंस की होती है, अतः परिणामी लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसके साथ में क्वेश्चन और दे रखा है, परिणामी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो भाई हम ये जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, और f किस में होगा बच्चों, मीटर में होगा। तो f का मान किस में आएगा, f है तो मीटर में, लेकिन f का मान कितना बन जाएगा, 1/p बन जाएगा। तो f मीटर में कितना निकल के आएगा, p का मान कितना है, p का मान 2 है माइनस का, तो ये आ जाएगा 0.5 डायप्टर। तो बच्चों इसकी फोकस दूरी का मान कितना आएगा, 0.5 डायप्टर आएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, कैसे, शक्ति 2 डायप्टर है और दूसरे के 4 डायप्टर हैं, फोकस दूरी सीधी पूछ लेगा। तो आप ऐसा चाहो तो पहले शक्ति ज्ञात करो, फिर उसे फोकस दूरी ज्ञात करोगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो सीधी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो। 1/f का मान क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ओके, 1/f का मान कितना आएगा, 1/f1 को क्या कह सकते हो आप P1 कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो, P2। क्यों, क्योंकि 1/f जो मान होता है वो P का होता है, ये मान तो P का है, पहले के लिए तो P1, ये दूसरे के लिए तो ये P2। तो 1/f का मान आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, P1 का मान 2 है, P2 का मान -4 है, 1/f का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो f का मान कितना बनेगा, -1/2, ये आ जाएगा मीटर में, यानी कि 0.5 फिर से निकल के आ जाएगा। तो एज यू विश, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार का है, 2-3 प्रकार से या 4-5 प्रकार से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, ये तो अपने पास हो गई इस क्वेश्चन की बात। अब नेक्स्ट, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9.8 है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका, कांच का, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, अपने दिया हुआ क्या है। इसमें बच्चों अपवर्तनांक दे रखा है किसका, कांच का, Wg, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, कितना, 9/8, यानी कि μgw आपको दे रखा है। यदि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में बोले तो वेलोसिटी, वाटर में कितनी, 2.25 10⁸ मीटर है, ये हो गया प्रति सेकंड। ये आपको वेलोसिटी दे रखी है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, ग्लास में आपको चाल ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, यहां से हमें क्या करना होगा, कौन से टॉपिक में घुसना होगा, अपवर्तनांक हमने पढ़ा था। अपवर्तनांक ये कहता है कि मान लो इससे ऊपर जल है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे बच्चों ये ग्लास है, कांच है। एक प्रकाश किरण जल से आई और कांच में प्रवेश कर गई। कांच एक सघन माध्यम है जल की अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है प्रकाश की विलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो जल है उसका अपवर्तनांक μw और कांच है उसका अपवर्तनांक μg। अब प्रकाश किरण जिस माध्यम में प्रवेश करती है अपवर्तनांक उसी का लिखा जाता है, और अपवर्तनांक फिर किसका लिखा जाएगा, μg का लिखा जाएगा। किसके सापेक्ष, w के सापेक्ष लिखा जाएगा, जल के सापेक्ष लिखा जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप μg/μw बोल सकते हो, जैसा हम जानते हैं, थ्योरी सेक्शन हमने पढ़ा है। ओके, अपवर्तनांक को वेग के पदों में कैसे लिखते हो, अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। तो भाई वेलोसिटी के पदों में पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये कंडीशन होती है। ओके, आपको ज्ञात क्या करना है, Vg ज्ञात करना है, Vw दे रखा है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि ये दे रखा है ना μgw, तो इसका मान कितना है, 9/8 है। ओके, बराबर क्या हो जाएगा, Vw का मान कितना हो गया बच्चों, 2.25 10⁸ हो गया, और Vg आपको ज्ञात करना है। लो जी, आप Vg ज्ञात कर लो, पक्षांतरण कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.25 10⁸, और ये इधर आएगा 9/8 बटा में आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। अब आप इसकी काट बाँट करोगे, इसका गुणा भाग करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, गुणा भाग करोगे तो लगभग मान बच्चों आपका निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये अपने लिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक हमें उस माध्यम का ज्ञात करना होता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। और अपवर्तनांक ज्ञात कैसे करते हो, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ओके, तो बच्चों ये अपने बीच के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बीच के कुछ क्वेश्चन बने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी लेसन को अपने कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।